हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान से संबंधित और भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं या प्रश्नों के बारे में। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया। यानी हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा जो थी उसका गठन जो था उसका प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया, उसका प्रस्ताव सरकार के सामने सबसे पहले किसने रखा था। इसमें थे, पहला ऑप्शन है अंबेडकर, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है मोतीलाल नेहरू और चौथा है एम एन राव। अंबेडकर जी की बात करें, अंबेडकर जी जो है पूना पैक्ट अंबेडकर जी से संबंधित है, पूना पैक्ट। और इन्होंने दोनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और अंबेडकर जी जो संविधान सभा की प्रारूपी समिति थी उसके प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर जी। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 1929 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसके अध्यक्ष भी थे। और भारत के सबसे ज्यादा दीर्घ अवधि वाले प्रधानमंत्री थे। 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, 1947 से 1964 तक, जो कि आज तक सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी अवधि तक जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके। ठीक। और मैं मोतीलाल नेहरू जी की बात करें, ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे मोतीलाल जी। और मोतीलाल जी ने जी स्वराज पार्टी के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू जो है इन्होंने स्वाधीनता दिवस जो घोषित किया था 26 जनवरी। और बात करें एम एन राव की, एम एन राव ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें लगता है 1928 में, नहीं 1934 में, सॉरी इन्होंने 1934 में, एम एन राव जी ने 1934 में जो संविधान सभा थी इसका प्रस्ताव रखा था सरकार के सामने। संविधान सभा का सबसे पहला प्रस्ताव एम एन राव जी ने 1934 में रखा था। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा प्रश्न संविधान सभा के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो एम एन राव जी, एम एन राव हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ। हमारा दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा कब गठित हुई या संविधान सभा का गठन कब हुआ। चलिए देखते हैं। इसमें है मार्च 1946, जनवरी 1950, सितंबर 1949 और जुलाई 1946। मार्च 1946 की बात करें, जो मार्च 1946 थी इसमें कैबिनेट मिशन, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया। और जनवरी 1950 की बात करें, जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और 24 जनवरी को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भारत ने अपना राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपनाया था, जो 24 जनवरी 1950 की। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, यानी हमारा संविधान भारत में लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। सितंबर 1949 की बात करें तो सितंबर 1949 में 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा घोषित हुई। और इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस। हिंदी हमारी राजभाषा घोषित हुई। और जुलाई 1946 की बात करें, जुलाई 1946 को जो है हमारी संविधान सभा थी उसका गठन हुआ था, उसके सदस्यों का चुनाव और गठन हुआ था, यानी हमारी संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1946 में ही संविधान सभा का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। यानी जो हमारी संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे, तो पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और बाद में राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। और अस्थायी या सॉरी उपाध्यक्षों की बात करें तो इसके जो
2 उपाध्यक्ष भी थे। तो इसमें हमारा विकल्प है एच.पी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी और वी.एन. राव, एवं भी दोनों। तो बात करें एच.पी. मुखर्जी की, ये भी जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और वी.टी. कृष्णमाचारी भी उपाध्यक्ष थे संविधान सभा की, ये दोनों थे। वी.एन. राव नहीं थे, इसमें संविधान सभा संबंधित नहीं है, एवं भी दोनों हो जाएगा हमारा। और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर अस्थायी की बात करता है, अस्थायी राजेंद्र प्रसाद जी थे और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए। और अगर अस्थायी की बात करता है, अस्थायी, तो जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो हमारा ये दोनों विकल्प सही है। उपाध्यक्ष की बात कर रहा है एच.पी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। तो हमारा 3 प्रश्न हो गया। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय बताया गया है? अगर 2 प्रकार की बात करें तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की जो है समानताएं बताई गई हैं। 3 प्रकार की बात करें, 3 प्रकार की न्याय बताएंगे हैं। और 8, 15, 8, 5 दिया गया है। जो 8 अनुसूचियां थी और 5 शायद संविधान में 5 प्रकार के न्याय नहीं, स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। स्वतंत्रताएं 2, जो हमारे संविधान में 2 समानताएं हैं, समानता 2 प्रकार की समानता बताई गई है। और 3 प्रकार के हमारे संविधान में जो 3 प्रकार के न्याय बताएंगे हैं। 8 अनुसूचियां थी और हमारे संविधान में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। स्वतंत्रताएं तो हमारा पूछ रहा है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय थे? तो न्याय हमारे 3 प्रकार के थे। इसमें था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कौन से विषय समवर्ती सूची के हैं? इसमें दिया है 5 विषय, 5 विषय दिए हैं जो कि समवर्ती सूची क्या है पूछ रहा है। तो इसमें से कौन से विषय हैं जो कि समवर्ती सूची से संबंध रखते हैं? तो हमारा है शिक्षा, वन, वन्यजीव और मापतौल, ये सभी। तो शिक्षा की बात करें, शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा भी। और वन भी समवर्ती सूची का विषय, यानी इस पर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, नियम बना सकती हैं। वन्यजीव और मापतौल और वन्यजीव, ये दोनों भी समवर्ती सूची की विषय है, यानी इन दोनों पर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो कानून है उसे बना सकती है। यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये सभी इसमें सही हो जाएगा। हमारा 6वां प्रश्न है, संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? यानी जो हमारी संघ सूची है जिस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को प्राप्त है, उसमें कितने विषय हैं? तो अगर सबसे पहले हम सूचियों की बात करें तो सूची 3 है, संघ, राज्य और समवर्ती। और जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार अपना, उसमें जो विषय है उस पर केंद्र सरकार का नियम कानून बनाती है। और जो राज्य सूची है उस पर राज्य सरकार, उस संबंधित राज्यों की सरकार, और जो समवर्ती सूची है उस पर दोनों बना सकते हैं, राज्य और केंद्र दोनों। तो अगर 52 की बात करें तो जो 52 विषय हैं वो समवर्ती सूची में शामिल है, समवर्ती सूची में शामिल है। 61 विषय जो है वो 61 विषय राज्य सूची में शामिल है। और जो हमारे 98 विषय हैं वो संघ सूची में शामिल है। अगर 22 की बात करें तो 22 विषय तो नहीं हुए, लेकिन जो संविधान का में कुल भाग है वो 22 हैं, 22 भाग संविधान में, जो संविधान में 22 भाग हैं। और हमारा सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98। यानी जो संघ सूची है उसमें 98 विषय हैं और जो राज्य सूची उसमें 61 विषय, जो समवर्ती सूची हमारी उसमें 52 विषय हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम किस अनुसूची में है? तो यानी जो जनजातीय क्षेत्र हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इनके बारे में विस्तृत उल्लेख या जो इनका जो प्रमुख उल्लेख है वो किस अनुसूची में किया गया है इनके जनजातीय क्षेत्रों का? तो बात करें अनुच्छेद, इसमें एक दिया है अनुसूची, तो अनुसूची 1 जो है
अनुसूची 1 इसमें दिया है और 2 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। अनुसूची 1 जो हमारी है वो 28 राज्य और केंद्र और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख इसमें है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। इसमें राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और बी इसमें दिया है 2। तो जो हमारी अनुसूची दूसरी है उसमें अधिकारियों को किस प्रकार से वेतन, भत्ता, पेंशन ये सब दी जाए इसकी चर्चा की गई है। यानी वेतन, भत्ता, पेंशन इसकी सबकी चर्चा जो है अनुसूची 2 में की गई है। वेतन, भत्ता आदि जो इससे संबंधित चीज है वो इससे संबंधित जो विषय है वेतन, भत्ता या फिर पेंशन वो अनुसूची 2 में है। और अनुसूची 5 की बात करें तो अनुसूची 5 में जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है। जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूची 5 में है। लेकिन अनुसूची 6 की बात करें तो इसमें विशेष रूप से अनुसूची 6 में विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 राज्यों का उल्लेख विशेष रूप से है। विशेष रूप से इसमें पूछ रहा है जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम किस अनुसूची में, तो अनुसूची 6 होगी। अगर केवल जनजातीय क्षेत्र हमारा होता, केवल जनजातीय क्षेत्र होता तो हमारा इसमें 5 होता, यानी 5 अनुसूची 5 में जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है। लेकिन विशेष रूप से अगर ये चारों राज्य दिए जाए तो अनुच्छेद 6वां हमारा हो जाएगा। तो हमारा सही जगह ऑप्शन नंबर डी 6, अनुसूची 6वीं अनुसूची में। तो हमारा अगला प्रश्न है किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है। किस अनुसूची में, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसमें अनुसूची 5 या 3, 4 और 8। अगर अनुसूची 5 की बात करें इसमें जनजातीय क्षेत्र बताया गया है, जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है। जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख अनुसूची 5 में है। और अनुसूची 3 की बात करें तो इसमें शपथ, जो विभिन्न पदों पर कार्यरत होते हैं उनको शपथ, ज्वाइनिंग के समय शपथ लेना, ये अनुसूची 3 में है। और अनुसूची 5 में जनजातीय क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। अनुसूची 4 की बात करें तो अनुसूची 4 में जो राज्यसभा की सीटें हैं उनका आवंटन, राज्यसभा सीटों का आवंटन, जो आवंटन है जो वो 4थी अनुसूची में दिया गया है। और 8वीं अनुसूची की बात करें इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो हमारा इसमें पूछ रहा है किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो अनुसूची 8वीं अनुसूची में। तो 8 जाएगा इसमें, हमारा सही जगह 8 ऑप्शन नंबर तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा। यानी जो हमारी संविधान है सबसे पहले उसमें प्रस्तावना दिया गया है। किसी भी बुक या इस टाइप की जो है पुस्तकें होती हैं तो सबसे पहला भाग उसका प्रस्तावना होता है, जिसमें उस बुक या जो संबंधित चीज होता है उसके बारे में डिटेल्स दी गई होती है। यानी प्रस्ताव, किसी देश की जो है संविधान को हम उसकी प्रस्तावना को पढ़कर ही उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को राजनैतिक कुंडली किसने कहा था, तो इसमें दिया के.एम. मुंशी, अंबेडकर और महात्मा गांधी, नेहरू। तो के.एम. मुंशी जी की बात करें तो इन्होंने प्रस्तावना को राजनैतिक कुंडली कहा था। भीमराव अंबेडकर जी की बात करें इन्होंने जो है पूना पैक्ट में भाग लिया था। पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। और अंबेडकर जी को ही जो है अम्बेडकर जी ने दोनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दोनों गोलमेज सम्मेलनों में जो कि ब्रिटेन में आयोजित होता था उस समय, तो दोनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। नेहरू जी की बात करें, महात्मा गांधी जी की बात करें, पूना पैक्ट में महात्मा गांधी जी भी शामिल थे। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में ये हुआ था। और महात्मा गांधी जी
जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। और महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो बात करें नेहरू जी की, नेहरू जी भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव इन्हें प्राप्त है और सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्होंने 1947 से 1964 तक लगातार जो है प्रधानमंत्री रहे। इनका सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्हीं का है, जवाहरलाल नेहरू जी का प्रधानमंत्री में सबसे ज्यादा कार्यकाल। तो हमारा अगला प्रश्न इसमें जो सही हो जाएगा के.एम. मूर्ति जी ने ही संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा था। तो हमारा प्रश्न नंबर 10 है, भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ? तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना इसमें दिया है, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम तेलंगाना की बात करें, जो कि 2013-14 में अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से 2013-14 में तेलंगाना अलग हुआ था, और जो कि सबसे नया यानी न्यूनतम गठित राज्य तेलंगाना है भारत का। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, और थार का मुस्तल इसमें पाया जाता है, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश जिसे जो है तेलंगाना 2013-14 में अलग हुआ था, और आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हुआ था सर्वप्रथम। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश हमारा। और तो जो है भाषा के आधार पर सबसे पहले जो गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। हमारा प्रश्न नंबर 11 है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसमें दिया है फजल अली, के.एम. पारिकर, हृदयनाथ कुंजरू और नरेंद्र मोदी। अगर बात करें फजल अली, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग को के.एम. पारिकर और हृदयनाथ कुंजरू ये दोनों जो है इसके उपाध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग के नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और ये वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग या योजना आयोग जो पहले था उसका अध्यक्ष होता है, और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर। और फजल अली जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, और इसी के नाम पर इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। के.एम. पारिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके उपाध्यक्ष थे। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर है फजल अली। तो चलिए चलते अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12, राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष इसमें दिया है वी.जी. खरे, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी। तो जो हमारा राजभाषा आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे इसमें पूछ रहा है, तो वी.जी. खरे या है मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर मनमोहन सिंह या इंदिरा गांधी। वी.जी. खरे जी की बात करें तो ये राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, जिसे इन्हीं के नाम पर हम राजभाषा आयोग को वी.जी. खरे आयोग भी कहते हैं। और मनमोहन जी की बात मदन मोहन मालवीय जी की बात करें तो इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अग्रिम भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। और BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो 1916-17 में हुई थी, इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी। मनमोहन सिंह जो है भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह की बात करें ये प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे, प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे भारत की। इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, वही महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वी.जी. खरे यानी राजभाषा आयोग या जिसे हम वी.जी. खरे आयोग कहते हैं, इसके अध्यक्ष वी.जी. खरे जी थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? यानी जो हमारी अशोक मेहता समिति है इसका संबंध किस चीज से है?
किस आयोग से है? तो इसमें क्या है, भाफा आयोग, पंचायती राज, राष्ट्र पुनर्गठन और गरीबी उन्मूलन। तो भाफा आयोग की बात करें तो भाफा आयोग के अध्यक्ष जो है बीजी खरे संबंधित है, राजभाषा आयोग बीजी खरे। पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज अशोक मेहता समिति जो है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ये सब समितियां जो है पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता, राष्ट्र पुनर्गठन आयोग की बात करें तो फजल अली आयोग, जिसे इसके नाम से इसे जानते हैं, फजल अली आयोग, और इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। इसके उपाध्यक्ष के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुजरू थे। यहाँ होगा हृदयनाथ कुजरू। और गरीबी उन्मूलन इसमें नहीं हुआ, गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ। तो हमारा ऑप्शन सही जगह ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज, यानी अशोक मेहता और जो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसे भारत ने कब अपनाया था, किस सन में, किस तारीख को अपनाया था? इसमें दिया है 22 मार्च 1957, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो 22 मार्च 1957 की बात करें, 22 मार्च 1957 को जो है 22 मार्च 1957 को जो हमारा था कैलेंडर, जिसे जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि शक संवत पर आधारित है, यानी जो शक संवत पर आधारित ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसे भारत ने 22 मार्च 1957 को अपनाया था, अपना राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया था ग्रेगोरियन कैलेंडर को। और 22 जुलाई 1947 की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया गया, नेशनल फ्लैग हमारा। इसमें दिया है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, यानी जो हमारी संविधान सभा थी उसकी अंतिम मीटिंग 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही जो भारत का राष्ट्रगान है और राष्ट्रीय गीत है उसे अपनाया गया। अंतिम मीटिंग हुई थी संविधान सभा की और अपनाया गया था ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और गान। छब्बीस जनवरी 1950 की बात करें, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा भारत था उसको संविधान लागू हुआ, भारत एक गणतंत्र बना। और 26 जनवरी 1950 को ही जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाट, उसे अपनाया गया था, उसे भारत ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया था, अशोक की लाट को। तो इसमें भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1945, यानी 22 जुलाई 1945 को ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? यानी जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें दिया है 22 भाषा या 12, 14 या 6। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, 22 की बात करें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और जो इसमें ऑप्शन नंबर भी दिया है 12, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये नहीं होगा, 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, अनुसूचियां हैं। और 14 दिया है तो थी उस समय 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी उस समय जब हमारा संविधान बना था। और 6 की बात करें तो 6 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख था, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख था। और 14 राज्यों का उल्लेख था। और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 और 8 हैं वर्तमान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 भाषाएं। तो आज की वीडियो हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और आपको हमारी वीडियो पसंद जरूर आई होगी।
आई होप आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए।